हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ वेक्टर के लेक्चर नंबर 4 में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप वो सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, उससे रूबरू हो जाइए ताकि हम लोग इस लेक्चर को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोसीड कर पाएँ, क्योंकि ये जो लेक्चर होने वाला बहुत ही बेमिसाल, बहुत ही जानदार, जिंदाबाद होने वाला, खतरनाक एकदम कॉन्सेप्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिर्फ वेक्टर के लिए नहीं बल्कि पूरे फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर ऐसा होने वाला है कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, कोई भी लॉज नहीं जानते हो, सिर्फ आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जानते हो तो आप सारे वेक्टर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हो सिर्फ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। तो आपको पता चल गया कि हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं, मतलब वेक्टर को तोड़ेंगे अपने मन के हिसाब से। जब भी वेक्टर खराब दिखेगा उसको तोड़ तोड़ के ठीक कर देंगे, और कैसे तोड़ना है वही प्रोसेस हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो गेट रेडी टू एक्सीलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू न्यू वेक्टर्स, ठीक है ना, सच दैट बाय एडिंग देम वी विल गेट द गिवन वेक्टर्स, ठीक है ना। मतलब आपको देसी भाषा में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिसोल्यूशन, समझ रहे हो ना, फिर से जोड़ना, ठीक है ना। मतलब एक वेक्टर को इस तरह से तोड़ना है दो पार्ट में कि उसको मैं जोड़ूँ तो फिर से दोबारा वही वेक्टर मिल जाए। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है कि वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ो चाहे तीन पार्ट में तोड़ो, इस तरह से तोड़ना है कि उनको जोड़ें तो फिर से पुराना वेक्टर हमें मिल जाए। और तोड़ने का, जोड़ने का ज़रूरत क्यों पड़ता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो कोई वेक्टर अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको अच्छा लगेगा। अगर ऐसे दिया हुआ तो भी आपको अच्छा लगेगा, चलो x की तरफ है बस सीधे सीधे जा रहा है, y की तरफ जा रहा है बस सीधे सीधे जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँगा ना कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा था, बोला कि क्या यार क्या दे रहे हो आप भी, टेढ़ा टेढ़ी जा रहा है कि नहीं, ये आपको अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि एंगल बना रहा है। लेकिन ये सीधा सीधा अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, है ना। और आपको कॉम्प्लेक्स करना तो मैं बोलूँगा कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे उड़ रहा है ये, तो और आपका कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसलिए सोचे कि ऐसा अगर वेक्टर होगा तो क्या हमारे पास कोई प्रोसेस है जो इसको तोड़ के इधर और इधर कर दे, ठीक है ना, और फिर ये दोनों का इफेक्ट जो होगा मिलके एक के बराबर होगा, ठीक है ना। इसलिए हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जरूरत पड़ा कि जो वेक्टर खराब लगेगा उसको तोड़ के सीधा सीधा करेंगे, और जो सीधा सीधा जो छोटे छोटे वेक्टर्स आएंगे इन दोनों को जोड़ने से यही आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि तोड़ दिया ऐसे कि कुछ इफेक्ट ही चेंज हो गया, इफेक्ट कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जो पहले ये काम करा था वही ये दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन देखने का तरीका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि अब ये नहीं रहा, अब ये दोनों हो गए, ठीक है ना। तो इस वेक्टर को हम, अगर जो वेक्टर कोई एंगल बना रहा है तो उसको हम तोड़ते हैं इसलिए ताकि हमें आसानी से दिखने लगे और हम अपना काम कर सकें। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जरूरत इसीलिए पड़ा कि अगर कुछ एंगल बन रहा है तो तोड़ो, आप उसको तोड़ के अच्छा कर दो, किसी एक्सिस के अलोंग कर दो, ठीक है। तो आपको समझ में आया रिजोल्यूशन वेक्टर क्यों जरूरत पड़ा। ओके, तो देखो रिजोल्यूशन वेक्टर जो होता है ना, इसको हम लोग दो तरीके का रिजोल्यूशन होता है, एक होता है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन और एक होता है कार्टेशियन रिजोल्यूशन, ठीक है ना। हालांकि कार्टेशियन रिजोल्यूशन तो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन के अंदर ही आता है, वो क्या होता है, एक स्पेशल हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो बारी बारी से देखते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, ठीक है, और ये हमारा कोई वेक्टर ए है, ये कोई ए वेक्टर है और इसके साथ ये थीटा बना रहा है। मैंने आपको पहले क्लास में बताया है कि वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है ना, वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है उस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन कहते हैं ना। तो ये क्या कहलाएगा, रेफरेंस लाइन कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसको हमें ब्रेक करना है। देखो ये रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कहता है कि ए को ब्रेक करो इस तरह से कि एक पार्ट आएगा पैरेलल टू रेफरेंस लाइन और दूसरा पार्ट आएगा परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। देखो इस वेक्टर को हमने बोला कि इस वेक्टर को आप ब्रेक कर दो, तो इस वेक्टर को हमने ब्रेक कर दिया, एक इधर और एक इधर। जो ये पार्ट्स होते हैं ना, ये दोनों, इन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मान लो ये कोई ए वेक्टर था, इसको मैंने ब्रेक किया इधर और इधर ब्रेक किया, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए।
मतलब ये क्या है, इसी का कंपोनेंट है ना, समझ रहे हो ना, इसी का तो कंपोनेंट है ये, ठीक है ना। इसको तोड़ा मैंने तो ये क्या है, इसका कंपोनेंट है। तो जो ब्रेक करके जो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे ना, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, कार्टेशियन रिजोल्यूशन कहता है कि वेक्टर को इस तरह से ब्रेक करना है कि एक कंपोनेंट किधर तरफ आएगा, पैरेलल टू रेफरेंस लाइन आएगा, और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा जी, परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन आएगा। मतलब एक तो इधर की तरफ आना है, एक इधर तरफ आना है, ठीक है ना, और एक परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। मतलब अब देखो परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब अपना कॉमन सेंस लगाओ कि किधर होगा, इसका इफेक्ट किधर जाएगा, क्या इसका इफेक्ट इधर जाएगा और इधर जाएगा क्या। अगर कोई फोर्स है ऐसे लग रहा है और ऐसे लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट नेट फोर्स तो इधर लग रहा होगा ना, वो तो नीचे जा रहा होगा ना, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अगर ऐसे फोर्स लगाऊंगा इस बोर्ड पे, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो बोर्ड थोड़ा इधर भी जाएगा और बोर्ड थोड़ा ऊपर भी जाएगा, है ना। तो अपना कॉमन सेंस है कि अगर ऐसे कोई फोर्स लग रहा होगा, ऐसे कोई वेक्टर होगा, तो उसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, नीचे नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये होगा कि एक कंपोनेंट तो पैरेलल टू रेफरेंस लाइन हो गया और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। मतलब परपेंडिकुलर तो इधर ही होगा, परपेंडिकुलर इधर ही होगा। परपेंडिकुलर ये भी है लेकिन ये वाला वैलिड नहीं है, ठीक है ना, इधर की तरफ होगा। मेरी बात समझ ना। और एक और बात कह सकता हूँ कि इस तरह से कंपोनेंट लेना है कि इस वेक्टर के साथ वो लोग एक्यूट एंगल बनाएंगे। कैसा बनाएंगे जी, एक्यूट एंगल। देखो तो ये भी 90 माइनस थीटा ही है, ये भी क्या 90 माइनस थीटा ही है, कहने बताइए 90 से छोटा ही एंगल है और ये भी क्या 90 से छोटा एंगल है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऐसे लेना है कि वो कैसा बनाएगा एंगल जी, एक्यूट एंगल, है ना, कैसा, क्यूट एंगल, ठीक है ना। तो देखो क्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है ना, इधर की तरफ नहीं। देखो एक एक्यूट एंगल इससे नहीं बना रहेगा, अगर इसको लेते हो तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा ना, ठीक है ना। ओके तो ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको हम बोलेंगे ए पैरेलल। ए पैरेलल का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग पैरेलल टू रेफरेंस लाइन, ऐसे कह सकते हैं ना। कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, ए पैरेलल, ठीक है ना। एंड और सिमिलरली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग ए परपेंडिकुलर कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे जी हम लोग, ए परपेंडिकुलर। अब कुल मिला के हमें पता चल चुका है कि एक कंपोनेंट रेफरेंस लाइन की तरफ होगा, एक कंपोनेंट रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, रेफरेंस लाइन के पैरेलल कंपोनेंट के ए पैरेलल बोलेंगे, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे जी, ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे। बढ़िया। अब ऐसा करते इसका वैल्यू निकालते हैं। हमने आपको बताया कि इस तरह से ब्रेक करना है कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या है बताइए, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है ना। इसका लेंथ क्या होगा जी, ए होगा। ओके अब देखिए मैं कुछ करता हूँ इसमें। ओके ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल को आप देखिए, इस ट्रायंगल को देखेंगे आप, इस ट्रायंगल को, ये तो इस ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा लिखना चाहते हैं तो लिखिए। cos थीटा क्या लिखेंगे, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ना, हम लोग निकालने जा रहे हैं ए पैरेलल का वैल्यू, ठीक है ना। तो ए पैरेलल इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे हम लोग तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो हमें बेस का वैल्यू पता है और हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, cos थीटा ले रहा हूँ। तो cos थीटा ले लूँगा, क्या b बाई एच होता है, तो ए पैरेलल बाई ए, इसका मैग्नीट्यूड मैंने बोला क्या है, ए है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, ए पैरेलल इज व्हाट, ए cos थीटा। बहुत सुंदर समझना, ये वेक्टर का पूरे फिजिक्स में ये चीज़ आपको नहीं छोड़ने वाला है। और ये आपका अगर स्ट्रांग हो गया तो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस इधर उधर कुछ खराब डायरेक्शन वाले होंगे ना, वो सारे के सारे आप क्वेश्चंस कर लोगे। और कंपोनेंट ब्रेक करने का मज़ा ही कुछ अलग है, सारा क्वेश्चन ही अपने लिए आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ए पैरेलल ए cos थीटा आ गया। ओके अब ये निकालने के लिए क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये इसका लेंथ क्या है, ए परपेंडिकुलर है। देखो तो ये लेंथ तो बराबर ही है, तो मैं क्या ले लूँ, पी, और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये हाइपोटेनस कहलाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ साइन थीटा ले लेता हूँ। तो साइन थीटा क्या होगा जी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ए। तो ए परपेंडिकुलर आ गया अपना क्या, ए साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या निकल गया, ए परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया। ओके अच्छा इसमें अगर मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया है, इसमें अगर ऐसे हमने ब्रेक किया है इसको, इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर को और इस वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो ए वेक्टर मिलेगा, है कि नहीं। इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करोगे तो ए वेक्टर मिलेगा। तो डेफिनेटली मैं ये भी कह सकता हूँ इसमें तीसरा पॉइंट कि ए वेक्टर इज समेशन ऑफ ए पैरेलल वेक्टर प्लस ए परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात है, ए पैरेलल वेक्टर प्लस ए परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है ना।
एक और चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ कि मैं tan थीटा भी लिख लूँ, तो tan थीटा क्या लिखोगे आप बताओ? tan थीटा क्या हो जाएगा जी? ए परपेंडिकुलर बाई ए पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें tan थीटा क्या होगा? ए परपेंडिकुलर बाई ए पैरेलल होगा, देखो तो p बाई बी होता है tan थीटा का वैल्यू। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब हमें पता करना है कि हमने जो भी ब्रेक किया है क्या सच में सही ब्रेक हुआ है। तो सही ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ हमें तब पता चलेगा जब दोनों को ऐड करके और यही अगर ए आ जाता है, इसका मतलब सही ब्रेक हुआ, इसका मतलब यही चीज़ बताएगा। अब देखो हमें पता करना है कि अब हमारे को अब ये वेक्टर नहीं रहा, अब ये बेचारा ख़त्म हो चुका है, ये खत्म, जैसे हमने इसको ब्रेक कर दिया ना, अब ये खत्म हो गया, अब हमारे को यही दिख रहा है और यही दिख रहा है। तो चलिए मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है ए पैरेलल जिसका वैल्यू क्या है? ए कॉस थीटा है, और ये वाला है ए परपेंडिकुलर जिसका वैल्यू क्या है? ए साइन थीटा है। अब इनको ऐड करने पे एक वेक्टर हमें मिलना चाहिए इधर की तरफ, और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? ए होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हमने पढ़ा है वेक्टर एडिशन में कि दो वेक्टर हैं कैसे 90 डिग्री पे, दो वेक्टर क्या है जी 90 डिग्री पे, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है जी? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ, देखो दोनों को जोड़ना है ना, देखो ना एक कब मिलेगा जब ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर को जोड़ेंगे तो ये ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर का बीच का एंगल क्या है? जब भी वेक्टर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है जी? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा तो पता होना चाहिए ए और बी के बीच का, हमारे लिए ए ये है और बी ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा 90 है। और हमने आपको बताया कि स्पेशल केस में अगर थीटा 90 रहता है तो रिजल्टेंट के वैल्यू क्या होता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि ए पहला वेक्टर ए पैरेलल, ये क्या है जी? ए के मैग्नीट्यूड है ना, तो ए के मैग्नीट्यूड क्या है? मतलब ए पैरेलल का वैल्यू क्या है? ए कॉस थीटा है, मतलब मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। प्लस क्या मैं ए परपेंडिकुलर को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना। अब देखो तो ये क्या होता है जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, और 1 इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया, तो ये क्या आ गया? ए आया। मतलब हमने जो करा इधर की तरफ जो समझा वो सारा का सारा क्या है? सही है। हमारा तो एम यही था कि इसको ऐड करने के बाद ए मिलना चाहिए वापस। देखो इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिल गया? ए मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया ए, ठीक है ना। दो वेक्टर था, दोनों 90 डिग्री पे थे, 90 डिग्री के वेक्टर को हमने रिजल्टेंट निकाली और रिजल्टेंट निकालने से क्या आ गया? ए के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो हमने किया है सही किया है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? कार्टेशियन रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। कार्टेशियन रिजोल्यूशन में क्या होता है कि एक कंपोनेंट होता है जो पैरेलल कंपोनेंट कहलाता है, वो पैरेलल कंपोनेंट ऑलवेज अलोंग द रेफरेंस लाइन होता है, इसीलिए तो पैरेलल कहा जाता है। कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड पैरेलल कंपोनेंट, एंड द पैरेलल कंपोनेंट विल बी ए cos थीटा ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी ए साइन थीटा, ठीक है ना। ये आपको हमेशा फिजिक्स में आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखिए हम लोग, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कार्टेशियन रिजोल्यूशन। कार्टेशियन रिजोल्यूशन जो है ना, इससे कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी इससे अलग नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। कार्टेशियन रिजोल्यूशन में कहा जाता है, देखो इसमें मैंने आपको ऐसा कुछ बताया क्या कि रेफरेंस लाइन एक्स में ही रहेगा चाहे वाई में ही रहेगा, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला। बस मैंने बोला कि एक कंपोनेंट रेफरेंस की तरफ होगा, एक दूसरा कंपोनेंट रेफरेंस के परपेंडिकुलर होगा। कार्टेशियन रिजोल्यूशन कहता है कि एक मतलब कंपोनेंट जो होना चाहिए ना, मतलब रेफरेंस लाइन जो होना चाहिए ना, एक्स में होना चाहिए या फिर वाई में होना चाहिए। तो कार्टेशियन रिजोल्यूशन जो होता है ना, दो तरह का होता है। एक तो हो जाएगा आपका कि जब आपका कंपोनेंट जब रेफरेंस लाइन x की तरफ है तो, और एक बार करेंगे जब रेफरेंस लाइन y की तरफ है तो, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और इसमें मैंने ले लिया पहला केस में व्हेन रेफरेंस लाइन इज x एक्सिस, व्हेन रेफरेंस लाइन इज x एक्सिस, मतलब रेफरेंस लाइन x के है, मतलब x के साथ थीटा बनाएगा, ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया है। अब देखिए इसमें एक कंपोनेंट होगा x की तरफ, ठीक है ना, एक कंपोनेंट x की तरफ होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा जी? y की तरफ होगा। इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा इसको क्या बोलेंगे? a पैरेलल बोलेंगे, और क्योंकि a पैरेलल x की तरफ है इसलिए इसको ax भी कह सकते हैं। ax का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ a अलोंग x डायरेक्शन, ठीक है ना। अब a पैरेलल को मैं ax कह सकता हूँ खूब खुशी खुशी, ठीक है ना। और इस कंपोनेंट को, ये तो होगा a पैरेलल, इस कंपोनेंट को मैं a परपेंडिकुलर कहूँगा और इसको मैं ए वाई भी कह सकता हूँ। बात आई समझे ना, क्योंकि वाई की तरफ इसलिए मैंने इसको ए वाई भी कह दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है ना। और हमें पता है कि ए पैरेलल क्या होता है? ए cos थीटा होता है,
देख लो ए पैरेलल क्या होता है जी, ए cos थीटा होता है, ठीक है, और ए परपेंडिकुलर क्या होता है जी, तो ए साइन थीटा होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ए एक्स इज ए कॉस थीटा, ए वाई इज ए साइन थीटा। अच्छा, टेन थीटा लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा यहाँ पे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, ए परपेंडिकुलर बाई ए पैरेलल होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई है ना, और पैरेलल क्या है, ए एक्स है। तो मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ ए वाई बाई ए एक्स। क्लियर? ये टेन थीटा हो गया, मुझे ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी हो गया, और टेन थीटा भी आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम दूसरा वाला कार्टेशियन रिजोल्यूशन लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और दूसरा कार्टेशियन रिजोल्यूशन में कह रहा हूँ कि व्हेन रेफरेंस लाइन इज वाई एक्सिस, व्हेन रेफरेंस लाइन इज वाई एक्सिस, ठीक है ना। मतलब इस बार जो ये ए वेक्टर होगा ना, वो वाई के साथ एंगल बनाएगा, ये वाला क्या होगा, थीटा होगा। ओके, ये वाला क्या होगा जी, थीटा एंगल हो जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है। तो एक कंपोनेंट में क्या करूँगा, मतलब एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। अब बताओ कि ये वाला क्या कहलाएगा, ये ए पैरेलल कहलाएगा कि ए परपेंडिकुलर कहलाएगा। जिसके साथ एंगल बना रहा है, ये रेफरेंस लाइन है ना, इस पर वाई एक्सिस रेफरेंस लाइन है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए पैरेलल कहेंगे, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए परपेंडिकुलर कहेंगे, ए पैरेलल, ठीक है ना। और ए परपेंडिकुलर को हम लोग इस पर क्या बोलेंगे, ए एक्स कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, ए वाई कहेंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस टाइम ए एक्स इज ए परपेंडिकुलर एंड इट इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अरे ए परपेंडिकुलर तो ए साइन थीटा होता है ना, ठीक है ना। ए पैरेलल इज दिस टाइम ए वाई एंड इट इज ए कॉस थीटा। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, कुछ नहीं गलत बोला, ठीक है ना। अच्छा, टेन थीटा लिखना चाहो तो टेन थीटा का फॉर्मूला, की फॉर्मूला क्या है जी, ए परपेंडिकुलर बाई ए पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो ए परपेंडिकुलर क्या है, ए एक्स है, ए एक्स बाई मैंने क्या कर दिया, ए वाई कर दिया। दिस इज व्हाट, टेन थीटा, ठीक है ना। तो क्या ये कार्टेशियन रिजोल्यूशन क्या इससे अलग है, कुछ अलग नहीं है, ये तो इसी का क्या है, स्पेशल केस है। स्पेशल केस मतलब इसने रेफरेंस लाइन को फिक्स कर दिया कि या तो एक्स में होगा या तो वाई में होगा, ठीक है ना। तो मेरा की फॉर्मूला क्या चीज़ है जो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ चेंज नहीं हो रहा जो ए पैरेलल है, ए परपेंडिकुलर है। ए पैरेलल विल बी ऑलवेज ए कोस थीटा, ए परपेंडिकुलर विल बी ऑलवेज ए साइन थीटा, एंड टेन थीटा विल बी ए परपेंडिकुलर बाई ए पैरेलल। क्या मुझे टेन थीटा ए वाई बाई ए एक्स याद करना चाहिए? नहीं, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो टेन थीटा ए एक्स बाई ए वाई है ना, ठीक है ना। अगर टेन थीटा हम ए परपेंडिकुलर बाई ए पैरेलल याद करते हैं तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना। अगर तुम लिखते हो टेन थीटा इक्वल्स टू ए वाई बाई ए एक्स, इसका मतलब एंगल किससे बना रहा होगा, टेन थीटा अगर लिखते हो आप ए वाई बाई ए एक्स, तो एंगल किससे बना रहा होगा। देखो तो इसमें एंगल किससे बना रहा है, एक्स के साथ बना रहा है ना, मतलब एक्स के साथ। ये तो बेस होगा ना, तो बेस के साथ एंगल बनता है पी बाई बी। अगर टेन थीटा आप लिख रहे हो ए एक्स बाई ए वाई, इसका मतलब एंगल किससे बन रहा होगा जी, वाई से बन रहा होगा, क्योंकि ये बेस है इस बार ए वाई, ठीक है ना। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करूँगा, छोटा सा चीज़ बताऊँगा एक सेकेंड में। ये सारी कहानी आपको बताया मैंने। अब आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट अगर आपको निकालना है ना, तो सिंपल तरीका, दो डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। एक लाइन खींच लेंगे किसकी तरफ, रेफरेंस की तरफ, और एक लाइन खींच देंगे परपेंडिकुलर टू रेफरेंस, एक्यूट एंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब एक लाइन होगा जिसको आपको दिख रहा होगा कि जिसके साथ एंगल बना रहा, और एक लाइन होगा जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके। एक लाइन आपको होगा जिसके साथ एंगल बना रहा होगा, और एक लाइन होगा जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको सिंपली कहना चाहूँगा कि जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उसके साथ साइन। सिंपल। अगर ये वेक्टर है, ये थीटा बना रहा, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर ए है, तो मैं बोल दूँगा कि इसके साथ एंगल बना रहा है ना, तो इसको बोलूँगा ए कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं बना रहा उसको क्या बोलूँगा, साइन थीटा। ये याद रखना बस, जिसके साथ बनाएगा कॉस थीटा और जिसके साथ नहीं बनाएगा साइन थीटा। बाकी टेन थीटा तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई पैरेलल होता है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसमें भी अगर निकालना चाहते हो कि इसको ऐड करने से आ रहा है कि नहीं, तो डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। इसमें रिजल्टेंट क्या होगा जी, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कर देंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ, मैं इसको मिटा दूँ क्या, चलो लिख लो इसको, फिर मैं मिटाता हूँ इसको। देखिए अगर हम लोग उसका ही रिजल्टेंट अगर निकालते हैं, तो इधर की तरफ ए एक्स है और इधर की तरफ ए वाई है, ठीक है।
तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे आप? तो AX² प्लस AY² लिखेंगे रूट में, ठीक है। आप AX को रखोगे तो क्या आएगा? A cos थीटा आएगा, और AY को रखोगे तो क्या आएगा? A sin थीटा आएगा। तो ये आ गया A² cos² थीटा, और यहाँ पे आएगा A² sin² थीटा। तो A² कॉमन आ गया, और यहाँ पे आ गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और फिर से क्या आ गया? A आ गया। यहाँ भी वही आएगा, AX² प्लस AY² आएगा, रिजल्टेंट उतना ही आना, मतलब सही है सब कुछ, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर A है, ठीक है ना, इसका कंपोनेंट जो है ना इधर की तरफ आया है AX। चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, AX AY, ठीक है ना, इधर की तरफ आया है और इधर की तरफ आया था, और ये वेक्टर A है, ये है। क्या मैं इस वेक्टर को, किसी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, किसी भी वेक्टर को हम A पैरेलल प्लस A परपेंडिकुलर, जैसा कि मैंने आपको बताया लिखना, यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, अब A वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? A पैरेलल को मैं AX लिख दूँ, AX। अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? A पैरेलल वेक्टर है ना जी, यहाँ पे एरो लगा हुआ है। A पैरेलल यहाँ पे क्या है? वेक्टर है। तो A पैरेलल वेक्टर का कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड भी लिखना है और इसका डायरेक्शन भी लिखना है। तो A पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? AX है। AX हालांकि A cos थीटा होगा इस केस में, लेकिन AX A sin थीटा भी हो सकता है, ठीक है ना, देख रहे हो ना। AX यहाँ पे क्या? A sin थीटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे AX cos थीटा या फिर A sin थीटा नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। जस्ट मैं ये लिखूंगा कि A पैरेलल प्लस A परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और यहाँ पे A पैरेलल X की तरफ है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ AX। अब AX तो किधर होगा? हमेशा I की तरफ होगा, तो मैं लिख दिया I कैप, AX I कैप लिख दिया, ठीक है ना। तो क्या एक कंप्लीट वेक्टर हो गया A पैरेलल के लिए, AX I कैप। AX इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और I कैप क्या होगा? इसका डायरेक्शन हो गया। X तो I की तरफ होगा, ठीक है ना। X जिधर की तरफ होता है उधर की तरफ इंडिकेटर क्या लेते हैं हम लोग? I लेते हैं, ठीक है ना। प्लस A परपेंडिकुलर क्या है? AY है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? AY J कैप। तो ये समझ जाना कि हम किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको कंपोनेंट में डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है ना। कंपोनेंट डिवाइड करने आपको आना चाहिए, तब जाके आप किसी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो। अब मान लो अगर AZ भी होगा, अगर Z की तरफ ही कंपोनेंट होगा, तो किसी भी वेक्टर को आप जनरल नोटेशन में बोल रहा हूँ, एनी वेक्टर कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म, AXI इस फॉर्म में हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं, और आपको मैं सिखाऊंगा लिखने कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो अब आप इसमें भी अगर लिखना चाहते हो, इसके लिए भी लिखना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे? A परपेंडिकुलर प्लस A पैरेलल लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे? AX I कैप प्लस AY J कैप लिखोगे, इसमें भी लिखोगे, आंसर सेम आना है। तो बस अगर कोई वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है तो आपको ब्रेक करने आना चाहिए, और कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, एक रेफरेंस की तरफ और एक परपेंडिकुलर, जिससे एंगल बना रहा है उधर की तरफ कॉस थीटा, जिससे नहीं बना रहा उधर की तरफ साइन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद मैं ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। तो मैं सारा मिटाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, 2-3 कराऊंगा कि आप कैसे डिवाइड करोगे, और उसके बाद कराऊंगा कि ऐसे आप किसी वेक्टर को कैसे लिखोगे। 2 चीज़ आपको कराने वाला हूँ, लिखिए। तो मैं आपको कुछ वेक्टर देता हूँ, आप उसको रिजॉल्व कीजिए। रिजॉल्व करना मतलब कंपोनेंट ब्रेक करना, रिजॉल्व करना मतलब कंपोनेंट ब्रेक करना। इन तीनों वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें भी आपको रेफरेंस लाइन दिया हुआ ये वाला है, आप एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो, यही चीज़ तो करने आना चाहिए आपको। अगर ये आ गया ना, तो वेक्टर आपके मुट्ठी में है, वेक्टर आपके मुट्ठी में, ठीक है ना। आपको ब्रेक करने आना चाहिए। मैं काम की चीज़ें आपको बता रहा हूँ, काम की चीज़ें जहाँ से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प होगा, ठीक है ना। बाकी कोई बकवास नहीं, ये चीज़ें ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ें अगर आपको आ गया, उसके बाद जो मैं बोला कि लिखने के लिए सिखाऊंगा AX I कैप J कैप में किसी वेक्टर को, वही 2-3 चीज़ें काम की, उसके बाद आपका वेक्टर पूरा का पूरा आसान हो जाना है। इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टॉपिक के बाद सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हम लोग कर सकते हैं। ट्रायंगल हो गया भाड़ में, हर चीज़ गया भाड़ में। अगर आपको रिजोल्यूशन आता है तो सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप रिजोल्यूशन से, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आप करिए। देखिए, मैंने बोला कि एक लाइन ड्रॉ करना है रेफरेंस लाइन की तरफ, और दूसरा लाइन कैसे ड्रॉ करना है जी? परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। तो एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये रेफरेंस लाइन है, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया इधर की तरफ, ये क्या कहलाएगा? A पैरेलल कहलाएगा। दूसरा लाइन कैसे ड्रॉ करना? परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन है। तो हमने बोला कि एक्यूट होना चाहिए, इधर वेक्टर है तो डेफिनेटली एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो मेरा ये वाला लाइन होगा, ठीक है ना।
ये ख़त्म, ठीक है ना, ये हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, ए परपेंडिकुलर कहलाएगा। उसके बाद मैंने बोला कि जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस, जिसके साथ नहीं बनाएगा वो साइन। तो जिसके साथ ये इसके साथ कॉस इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा कहलाएगा, और इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ए साइन थीटा कहलाएगा। बस सिंपल देसी, ओके, कोई टेंशन नहीं है। देखो इस बार क्या ये रेफरेंस लाइन होता है, एक तो हो गया कैसे, ऐसे हो गया, ठीक है, और दूसरा लाइन कैसे आएगा जी, देखो परपेंडिकुलर, पहले आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब मैं जैसे ही ये ड्रॉ किया ना, मुझे पता चल गया कि यही होगा, क्योंकि इधर नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि वेक्टर इधर है और हमें तो क्या देखना है, एक्यूट एंगल देखना है। इधर करूँगा तो इस लाइन के साथ ये बहुत ज़्यादा एंगल बना रहेगा, 90 ज़्यादा होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कॉस, और जिससे नहीं बना रहा वो साइन। तो इसके साथ बना रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ए साइन थीटा कहलाएगा। अब ये बेचारा खत्म हो गया। जैसे ही आप कंपोनेंट ब्रेक कर देते हो ना, वो वेक्टर खत्म हो जाता है। आप इसी को सिर्फ लिख सकते हो बराबर है। आप इन दोनों को एक साथ लिखो चाहे इसको अकेला लिखो, बात बराबर है। वही तुम लोग काम कर रहे हैं ना, कि आप इसको हटा के इन दोनों को लिख लो, काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। इसको करना है तो एक रेफरेंस लाइन आपको दिख रहा है ऐसे, और एक परपेंडिकुलर, तो एक ऐसे मैंने दे दिया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये ए पैरेलल कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो जिसके साथ एंगल बना रहा हो कॉस होगा, तो ए क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, और इधर तरफ क्या होगा जी, ए साइन थीटा हो गया। बस हो गया, ऐसे ही करते हैं हम लोग ब्रेक, ठीक है ना। आप इसको समझिए अच्छे से और लिखिए, फिर हम लोग और एग्जाम्पल्स करते हैं। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी वेक्टर को हम लोग ए एक्स आई प्लस ए वाई जे में लिख सकते हैं, ठीक है ना, किसी वेक्टर को। जैसे मान लो आप कि ऐसे है कोई वेक्टर, ठीक है, और ये 5 मीटर इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है ऐसे 30 डिग्री। हम इसको लिखना चाहते हैं आई कैप और जे कैप के टर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। अब देखो हम आई कैप और जे कैप में लिखना चाहते हैं, इसका मतलब कि डेफिनेटली एक कंपोनेंट हमारा एक्स में होना चाहिए और एक कंपोनेंट वाई में होना चाहिए, तभी तो हम लोग आई और जे में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा रिजोल्यूशन है, कार्टेशियन रिजोल्यूशन, क्योंकि हमें एक्स और वाई में तोड़ना है। तो देखिए इधर की तरफ इसका क्या होगा, मैंने बोला कि जिसके साथ एंगल बनाएगा कॉस, तो इधर मैं लिखूँगा 5 कॉस 30 डिग्री, और इधर की तरफ क्या होगा जी, 5 साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो x की तरफ है ना, तो मैं ऐसा लिख दूँ क्या इस वेक्टर को, जैसे मान लीजिए ये कोई a वेक्टर है, ये कोई क्या है जी, a वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, 5 था। तो मैं इस a वेक्टर को बोल सकता हूँ 5 कॉस, ऐसा कह सकते हो ना, x की तरफ 5 कॉस 30 आई है और y की तरफ 5 साइन 30 है, तो 5 साइन 30 जे लिख दिया। तो मैं इसको और कुछ लिख सकता हूँ, कॉस 30 क्या होगा जी, √3/2 होगा, है ना। तो 5 √3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। तो ये क्या हो गया, वेक्टर हमने आई और जे में लिख दिया, ठीक है ना। मतलब आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई वेक्टर लिख दिया हुआ है तो हमें लिखने आना चाहिए कि उसको आई और जे में कैसे ब्रेक करके हम लिख दें। जैसे मान लो कि यही वेक्टर है, जैसे मान लो आप कि ये कोई वेक्टर है, ऐसे है कोई वेक्टर, ठीक है ना, और ये कितना है जी, 45 डिग्री है, और इसका लेंथ जो है ना 10√2 है, ठीक है ना। इस वेक्टर को हम लिखना चाहते हैं आई और जे में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ब्रेक करो। आई और जे में लिखने का मतलब क्या हुआ, एक्स है और ये वाई है, तो आप ब्रेक कर दो इसका कंपोनेंट। इधर की तरफ का क्या आएगा जी, इधर आएगा कितना, जिसके साथ एंगल बनाएगा कॉस और जिसके साथ नहीं बनाएगा साइन। एक ये होगा एक्सिस और ये क्या होगा, ये होगा, इसके दोनों के लॉन्ग तोड़ना है हमें। तो 10√2 कॉस 45, और एक इधर की तरफ आ जाएगा 10√2 साइन 45, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10√2 इंटू 1/√2, कॉस 45 क्या होता है जी, 1/√2 होता है। तो ये 10 आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा संयोग से। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, ठीक है ना। तो मान लो इस बी वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मैं लिख दूंगा, एक है किसकी तरफ, आई एक्स की तरफ है, तो क्या लिख दूंगा 10 आई कैप, और ये किसकी तरफ है जी, माइनस वाई की तरफ है ना, मतलब प्लस वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस जे बोलते हैं, तो माइनस वाई को क्या बोलेंगे, माइनस जे कैप बोलेंगे। तो मैं लिख दूंगा -10 जे कैप, ठीक है ना। अब बोलता है कि ये कोई ए वेक्टर था और एक बी वेक्टर था, ठीक है ना। अब इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का समेसन क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन बताइए। मतलब बोला कि आर वेक्टर बताइए, और आर को क्या बोला जी, ए प्लस बी बोला, ए प्लस बी बताइए। अब हम आसानी से कर सकते हैं, हमें ए पता है, ए क्या है, ए वेक्टर इक्वल्स टू लिख सकते हैं 5√3/2 आई कैप
प्लस 5/2 जे कैप, और बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है जी, 10i माइनस 10 जे कैप। अब हमें प्लस कर देना है, ठीक है ना, तो रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट अब ये क्या कहलाएगा, एडिशन कहलाएगा। क्या होगा जी, 5/2√3 प्लस 10 आई कैप प्लस क्या लिख सकते हैं, 5/2 माइनस 10 जे कैप। तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन कहलाएगा। अब कोई बोलता है कि बताओ इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई के स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए आप इसको पहले लिखिए, फिर हम बताते हैं आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर का लेंथ निकालना है। तो सीधी सी बात है, लेंथ कैसे निकाल लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कोई ज़रूरी नहीं कि ए जेड होगा ही, देखो इसमें क्या जेड नहीं है ना, के कैप नहीं है ना, तो इसमें नहीं निकाल मतलब जेड नहीं है इसमें। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल लेंगे, तो इसका स्क्वायर 5/2√3 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 10 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखो आपको एक दो एग्जांपल्स कराना चाहूँगा। जैसे मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है और ये है 5√2, इसका मैग्नीट्यूड है, और ये वाला एंगल बना रहा है 45, ठीक है। ये कोई क्या है जी, ए वेक्टर है, ठीक है। और एक हमारे पास है दूसरा कोई वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है ना, ये बी वेक्टर है। इसके बीच का एंगल क्या है, ये जो एंगल है ना एक्स के साथ ये बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री बना रहा है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ना ये क्या है, 5 है, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या है जी, 5√2 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है। इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है, ये क्या है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। मतलब हमें निकालना है आर, वेयर आर इज ए प्लस बी। अब देखो आप यहाँ पे कोसाइन लो से कर सकते हो कि नहीं, कर तो सकते हो। कोसाइन लो क्या बोलता है, √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a² प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। कॉस थीटा तो हमें पता है, इसके बीच का एंगल कितना है, ये 37 प्लस 45, 37 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 82 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आप इसको निकालना चाहते हो फॉर्मूला से, कोसाइन रूल से, तो कैसे करोगे, तो लिखोगे आप 5√2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5√2 इंटू 5 कॉस 82 डिग्री। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे आप, ठीक है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो कितना आसानी से हम निकाल पाएंगे। देखो cos 82 डिग्री का हमें वैल्यू ही पता नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग ये वाला जो रूल है ना, इससे हम लोग आंसर तो लेके आ सकते हैं लेकिन बहुत परेशानी होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिजोल्यूशन करते हैं। अब देखो अगर हम इसको रिजोल्यूशन से करेंगे ना तो खूब आसानी से इसका आंसर लेके आ सकते हैं। रिजोल्यूशन क्या हमें हेल्प करता है जी, तो बोलता है कि आप रिजोल्यूशन से किसी भी वेक्टर को आप आई कैप और जे कैप में लिख सकते हो। तो आप आई कैप जे कैप में लिखने के बाद क्या करोगे जी, आप ऐड कर दो, सिंपल आई को आई के साथ कर दो और जे को जे के साथ ऐड कर दो, बस एडिशन निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, ए को भी आई जे में लिखूंगा और बी को भी आई जे में लिखूंगा और उसके बाद हम लोग एडिशन खूब आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। लिखिए इसको आप, मैं इसको मिटाऊंगा। चलो ए को ही लिखते हैं पहले। तो अगर ए को लिखना है तो हम ए को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये इधर की तरफ ये 45 है, ये कितना है, 5√2 है, 5√2 है। तो इधर की तरफ इसका कंपोनेंट क्या आएगा, 5√2 cos 45। तो cos 45 तो 1/√2 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। और एक इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा, ये भी क्या होगा, सिर्फ 5 होगा। और ये क्योंकि ए वेक्टर है तो मैं लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर इज वॉट, 5i प्लस 5j, ठीक है, 5i प्लस 5j, ठीक है। सिमिलरली ऐसा करते हैं, बी वेक्टर को भी लिख लेते हैं, फिर हम लोग ऐड कर लेंगे, सिंपल, ठीक है ना। अब बी वेक्टर को अगर हम लिखेंगे तो बी वेक्टर तो नीचे की तरफ है, इधर की तरफ, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना है जी, 37 डिग्री है और ये है 5, ठीक है।
तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, इधर इधर तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, 5 cos 37 आएगा, है ना, 5 cos 37, और इधर की तरफ आएगा 5 sin 37। अब देखो बेसिक क्लास में ना मैंने cos 37 और sin 37 के वैल्यू बताया है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है वैल्यू, अगर आप बेसिक क्लास का लेक्चर नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि 37 और 53 के वैल्यू कैसे याद रखेंगे। तो आपको बस कुछ करना नहीं है, ये ट्रायंगल याद रखना है, 3 4 5 ट्रायंगल, ठीक है ना। इसको ये एंगल होता है 53 और ये होता है 37। अब जैसे ही आपको पता चलेगा ना, आप किसी भी एंगल निकाल सकते हो, किसी भी फंक्शन का एंगल, जैसे मान लो cos 37 निकालना, तो cos 37 का वैल्यू क्या होगा, cos क्या होता है, b/h होता है ना, तो cos 37 के लिए बेस कौन होगा, 4 होगा, और हाइपोटेनस क्या है, 5 है, तो ये हो जाएगा 4/5। sin 37 अगर निकालना है हमें, तो बताओ sin 37 का वैल्यू क्या होगा जी, 37 के लिए p कौन है, 3 है, p/h 3/5, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही sin 53 निकालना होगा तो इसके लिए p ये होगा और h ये है, तो 4/5 होगा। तो आप किसी भी फंक्शन का वैल्यू इससे 3 4 5 ट्रायंगल से निकाल सकते हो। ये भी एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक 90 होता है, एक दूसरा 37, तीसरा 53, 3 4 5 साइड का रेशियो होता है। मतलब ऐसा नहीं 3 4 5 ही होगा, ये 6 8 10 भी हो सकता है, मतलब 3 4 5 में ये रेशियो होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसका वैल्यू क्या होगा जी, 5 × 4/5, तो ये आ गया कितना, 4 आ गया, और ये लिखूंगा 5 × 3/5, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो b वेक्टर में कितना लिख सकता हूँ मेरा बच्चा, 4i कैप माइनस 3j कैप, है ना, 4i कैप माइनस 3j कैप। हमें निकालना क्या था, a + b निकालना था, ठीक है। तो चलिए r निकाल देते हैं, a + b, ठीक है ना। तो आप ऐसा करिए, a लिख दीजिए, a इज वॉट, 5i कैप प्लस 5j कैप 4i माइनस 3j, ठीक है ना। ये क्या है, b वेक्टर है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, r क्या है, a + b है ना, r a + b है, तो ऐड करिए, i को i के साथ ऐड करें तो क्या आएगा, 5i + 4i कितना, 9i, और इसको करेंगे तो ये -2j हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि r वेक्टर जो है ना वो कितना आया, 9i - 2j आया, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें वेक्टर तो ऐसे दिया गया था और हम लोग आंसर लेकर आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो दो चीज़ मैंने अभी आपको सिखाया, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि कोई वेक्टर अगर ऐसे ड्रॉ किया रहेगा ना तो हमें ऐसे लिखने आना चाहिए। तो हमने आपको बता दिया कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट में डिवाइड करके हम आई और जे में लिख सकते हैं, और इसका रिवर्स भी हमें आना चाहिए। मतलब ऐसे ऑलरेडी हमारे पास वेक्टर है तो इसको ड्रॉ करने हमें आना चाहिए। अगर ऐसे कुछ वेक्टर ऑलरेडी दिया रहेगा तो हमें ड्रॉ करने भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या करना है, हमारा एम क्या है इस बार कि आर को ड्रॉ करना है और इस फॉर्म में लिख रहा है। ये फॉर्म क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड दिया है और एक डायरेक्शन दिया है, ठीक है ना। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा, तो वही मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको, चलो किसको मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ, क्वेश्चन लिख लियो, लिख लो आप इसको। साथ ही साथ इसको भी लिख लो प्लीज़। तो देखिए मेरे को ये कोई आर वेक्टर है और ये आर वेक्टर का जो वैल्यू है ना 9i - 2j है, इसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कर दीजिए। 9i मतलब क्या, i किसकी तरफ, x की तरफ, तो x की तरफ हमें कितना ड्रॉ करना है जी, 9 लेंथ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और ये -j की तरफ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे 9i + 2 × -j कैप, है ना। तो ये नीचे की तरफ कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब डेफिनेटली वेक्टर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एंगल भी अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो और मज़ा आ जाए, है कि नहीं। अच्छा ऐसा करते हैं सबसे पहले कि ये लेंथ निकाल लेते हैं। ये एरो का लेंथ क्या देगा जी, मैग्नीट्यूड देगा ना, इस एरो का लेंथ क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आर का मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है ना। हमें तो आपको बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर निकालेंगे। वैसे भी हमें यहाँ भी पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम लोग। देखो हमें तो यही लेंथ निकालना है ना, हमें तो यही लेंथ निकालना है ना। तो ये वाला लेंथ कितना है बताइए, 9 है, और ये क्या है, 2 है, तो ये कितना होगा, √2² + 9² होगा। ये वाला क्या है, देखो तो पैरेलल, ये 9 है ना, और ये क्या है, 2 है, तो ये कितना होगा, 2² + 9² होगा। तो वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने आपको बताया है कि आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, √i का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर
प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो बात तो बराबर है ना जी, यहीं से तो वो मैंने बताया है, ऐसा थोड़ी कोई फॉर्मूला है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपको आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 81 प्लस 4 हो गया, मतलब ये कितना आ गया, रूट 85 आ गया। मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 85 होगा, रूट 85, ठीक है ना। अब डायरेक्शन आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, थीटा मान लो, ये वाला थीटा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लो बड़ा सा, इधर की तरफ 9, इधर की तरफ 2, और ये है कोई वेक्टर, ये थीटा है, ठीक है, ऐसे मैंने दिखाया, ठीक है। तो ये tan थीटा अगर इसमें हम लिखना चाहते हैं, इसमें अगर tan थीटा लिखना चाहते हैं तो बताइए क्या लिखूंगा, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। अब ये थीटा मान लिया तो परपेंडिकुलर तो यही होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, 2 है, तो 2 और बेस क्या है, 9 है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा जी, थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स 2/9 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख दूंगा दिस इज व्हाट, tan इनवर्स 2/9, ठीक है ना। और एक चीज़ बात बताता हूँ आपको, ठीक है। मेरे को ये जो दोनों वेक्टर दिया गया था ना, ऐसे ड्रॉ करके दिया गया था। मैंने क्या किया, पहले आई जे में तोड़ा और फिर ऐड करके ये आर लेके आ गया, ठीक है ना। अब आर को मैं उसी के भाषा में जवाब दे दिया जैसे वो पूछा था। अब ड्रॉ करके पूछा था ना, तो मैंने आर को पहले निकाल लिया और फिर ड्रॉ करके एंगल भी बता दिया। अगर हम चाहें तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं। मैं बोलूँगा कि इसका जो एडिशन है ना, जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो है रूट 85 है, और उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो डायरेक्शन है मैं बोलूँगा tan इनवर्स 2/9। और अगर आप ज्योग्राफिकल डायरेक्शन यूज करना चाहते हो तो आप लिख दो, इसको क्या लिखोगे, ईस्ट लिखोगे, ठीक है ना, और इसको क्या लिखोगे जी, साउथ लिखोगे। तो मैं क्या लिख दूँ, tan इनवर्स 2/9 साउथ ईस्ट। अरे मेरी बात समझ आई क्या, मैंने बोला कि रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है, तो रूट 85 और उसका एंगल क्या है, tan इनवर्स 2/9 साउथ फ्रॉम ईस्ट। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं रूट 85 माइनस tan इनवर्स 2/9। मैं एंगल को माइनस लिख दिया, मतलब क्या, क्लॉकवाइज, देखो ऐसे माइनस आ गया। मेरी बात समझ क्या, मैंने आपको बहुत कुछ इसमें सिखाया, एडिशन करना सिखाया बहुत ही सस्ते तरीके से, कोई फॉर्मूला नहीं। बस आपको अगर कंपोनेंट में डिवाइड करने आता है तो आई जे के में आप कर लीजिए, फिर ऐड वेक्टर को सिंपल जैसे हम लोग ऐड करना सीखे हैं बचपन से वैसे ऐड कर देना, फिर ये आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो अगर पूछता है मैग्नीट्यूड क्या है, तो बस आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, अगर इसमें के रहेगा तो के का भी कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का एडिशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में कराया था, हेक्सागन वाला, 3 फोर्सेस थे, हेक्सागन वाला था क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो उस क्वेश्चन को हम अभी करेंगे। और देखो उस क्वेश्चन में हमने ज्योमेट्री यूज किया था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको रिजोल्यूशन आता है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा ना वेक्टर का, वो सारा का सारा आप कर सकते हो, चाहे एडिशन करना हो चाहे सब्ट्रैक्शन करना होगा। मान लो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही करना रहता तो मैं यहाँ पे क्या करता, a माइनस बी कर देता, इसमें से इसको अभी क्या किया, इसमें इसको दोनों को जोड़ा हो ना, इसको माइनस कर देता, a माइनस बी कर देता, सब्ट्रैक्शन आ जाता। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई अलग रूल है ही नहीं, 2 वेक्टर हो चाहे 3 वेक्टर हो चाहे 4 वेक्टर हो, कोई अलग रूल नहीं है। जैसे हम लोग पैरेललोग्राम और ट्राइंगल और पॉलीगन करते थे, इसमें क्या है, एक ही रूल है, बस सारे वेक्टर को आप आई जे के में लिखिए और सबको ऐड कर दीजिए अगर एडिशन करना है तो, ठीक है ना। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट लेक्चर मैंने 2 क्वेश्चन कराया था और पॉलीगन लॉ से हम लोग यूज़ किए थे। हम लोग यहाँ पे पॉलीगन नहीं यूज़ करके कंपोनेंट वाला हम लोग मेथड लगाएंगे। देखो एक क्वेश्चन था कि एक पर्सन जा रहा है ईस्ट की तरफ 5 मीटर, फिर जाता है वो साउथ की तरफ 5 मीटर, फिर वो जाता है ईस्ट की तरफ फिर से 5 मीटर, ठीक है ना, ऐसे जाता है। तो बोला जाता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि दिस वन इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर एंड दिस वन इज सी वेक्टर, और हमें पता है कि रिजल्टेंट ऑफ एडिशन जो होगा ना फ्रॉम टेल टू हेड ऑफ लास्ट होगा, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट, ठीक है ना। तो ये मैं ऐसा कह सकता कि देखो हम लोग 2 बातें कर सकते हैं। ये जो पिंक लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये तीनों वेक्टर का एडिशन भी है, क्योंकि हम लोग पॉलीगन से जानते हैं कि हेड पे टेल हेड पे टेल हेड पे टेल करने से, अब फिर टेल से हेड ज्वाइन करते हैं तो क्या देता है, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन कहता है। और डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दोनों चीज़ कह सकते हैं। हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, तीनों का एडिशन है। तो हमें पता है कि पॉलीगन से हमने आंसर निकाला था और पॉलीगन से आंसर कितना आया था, तो मैं आपको यहाँ पे करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ।
पॉलीगन से आंसर आया था ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, 5 5 सामने। तो ऐसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। ये 5 और ये 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये वाला आंसर कितना आया था जी, √10² प्लस 5², मतलब ये आया था √125 आया था, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड √125 आया था। ओके, मैं अब क्या करना चाहता हूँ, कंपोनेंट मेथड से करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कंपोनेंट मेथड में क्या करूँगा, जितने भी वेक्टर को ऐड करना सबको मैं IJK में लिखूंगा, ठीक है। तो इस पहले वेक्टर A को मैं क्या लिख दूँ, 5i कैप लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बी वेक्टर को क्या लिख दो कीजिए, क्या लिखोगे, बी वेक्टर को -5j कैप लिख सकते हैं, -5j कैप। और फिर से इसको सी वेक्टर मैंने बोला है, तो सी वेक्टर को क्या लिख दूँ, 5i कैप लिख देता हूँ, 5i कैप। अब सबको आप ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 5i + 5i कितना आ गया, 10i आ गया, -5j आ गया। दिस इज़ व्हाट रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, दिस इज़ व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, मतलब लेंथ ऑफ एरो, ठीक है, तो कैसा आएगा, 10² प्लस -5², तो क्या आ गया, 100 + 25, ये भी कितना आ गया, 125 आ गया। बात आएगा समझ में, क्या फील आया कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो ये करना ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। अब देखो, हमें अगर ड्रॉ, मुझे पता है कि ये वेक्टर है, हमें तो पता ही नहीं था। अब ये देखने से सिर्फ हमें क्या पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, लेकिन हमें देखना है कि किधर की तरफ है। तो आपके पास ये वेक्टर है, आप ड्रॉ कर लो, ये वेक्टर है आपके पास, आप ड्रॉ कर लो। आप ऐसे एक ओरिजिन बना लो, और बोल रहा है कि एक कंपोनेंट I की तरफ है और उसका लेंथ कितना है, 10 है, और एक कंपोनेंट J की तरफ है, उसका लेंथ कितना है, 5 है। तो रिजल्टेंट कैसे होगा, ऐसे ही होगा। देखो तो 10 और 5, ये तो 5 ही है ना, ठीक है। तो इधर की तरफ आ रहा रिजल्टेंट, यही तो है ना रिजल्टेंट, तो वैसे आ गया, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन भी लिख सकते हो, ये थीटा आ गया, ठीक है। तो tan थीटा कितना आ जाएगा बताओ, क्या ये 5/10 होगा, ये क्या हो गया जी, 1/2 हो गया। तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स 1/2 हो गया। थीटा आपका कितना आ गया, tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसका डायरेक्शन भी, ठीक है। आप लिख सकते हो कि ये वेक्टर आया, ये √125 आया, और एंगल जो है tan इनवर्स 1/2 है, और इसको मैंने बोला ईस्ट और इसको मैंने बोला साउथ, तो मैं बोलूँगा साउथ फ्रॉम ईस्ट, ऐसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको हर तरीके से वेक्टर लिखने अब आ जाना चाहिए, ठीक है ना। हम IJK में लिख सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं यूजिंग ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, या फिर हम लिख सकते हैं कि √125 माइनस tan इनवर्स 1/2, क्योंकि क्लॉकवाइज है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो जैसे मन वैसे आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं हेक्सागन वाला। तो देखिए हेक्सागन वाला क्वेश्चन था, जो हेक्सागन में पूछा गया था कि 3 फोर्सेस है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, 5 5 5 है, और कंजेक्यूटिव साइड्स पे रखे गए हैं, किसके साइड्स पे, रेगुलर हेक्सागन पे, ठीक है ना। ये भी 5 है, ये भी 5 है, और इसको मैंने ज्योमेट्री से किया था, मैंने बोला था कि यही क्या है, रिजल्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट है। ज्योमेट्री से कैसे करेंगे इसको, तो मेरे को इसका लेंथ निकालना है। तो इसका लेंथ निकालना, तो आप ऐसा करो, ज्योमेट्री लगा लो। ये अंदर का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, तो ये हो गया 60। ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी हो गया 60। तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, क्यों, क्योंकि 60 60, तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो एक साइड 5 है, इसका मतलब सबका सब 5 होगा। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 है, ठीक है ना। वैसे आप इसको करोगे तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60, तो ये भी क्या बन गया, फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब 5 5, तो ये भी क्या होगा, 5। तो इस रिजल्टेंट का लेंथ कितना आया, 10 आ गया, ठीक है ना। मतलब हमें मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, ठीक है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन करना चाहता हूँ रिजोल्यूशन से। रिजोल्यूशन से कैसे करते हैं हम लोग, तो हम लोग वेक्टर में उसको ब्रेक करेंगे, IJK में लिखने का कोशिश करेंगे और लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप इसको मान लीजिए, चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इसको। तो ये ए वेक्टर, ठीक है ना। तो ए वेक्टर को मैं कैसे लिख दूँ बताओ, ए वेक्टर इज व्हाट, 5i कैप लिख दूँ, क्योंकि इसका लेंथ कितना है, 5 है। तो ए वेक्टर को मैंने लिख दिया 5i कैप, ठीक है ना। अब ये बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है जी, 5 है, इसका नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब इस वेक्टर को तोड़ना है, तो ये वेक्टर का हमें कुछ एंगल तो पता होना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको चलो इधर लिख देते हैं, इस वेक्टर को तोड़ना, ये वेक्टर ऐसे है, कौन सा क्वाड्रेंट कह सकते हैं। तो जिस किसी वेक्टर को अगर आपको IJ में तोड़ना है, ठीक है, तो हम वेक्टर के टेल पे ओरिजिन बनाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा x किधर है और y किधर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टेल पे ओरिजिन बना लिया, ऐसे
ऐसे बना लिया, ठीक है ना। मैं थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि साफ साफ हम लोग कर सकें, नहीं तो एक डायग्राम गंदा हो जाएगा, समझने में परेशानी होगी, ठीक है। तो यही है, मैंने अकेला इस बी वेक्टर को मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसका लेंथ कितना है 5 है, और ये वाला एंगल बताइए अब कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। जब ये 120 है, ये पूरा तो 180 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 होगा, तो ये वाला कितना होगा 60 होगा। हमारे तरफ तो 180 माइनस 120 60 होता है, आपके तरफ भी शायद होता ही होगा, है कि नहीं। तो ये 60 हो गया, तो इधर की तरफ क्या आएगा 5 cos 60 हो गया, और इधर की तरफ क्या आया बच्चा 5 sin 60 आया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, 5/2 लिख दूँ क्या, cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। और इसको क्या लिख दूँ मैं बताओ, sin 60 क्या होता है जी √3/2 होता है ना। तो मैं लिख दूंगा 5√3/2, ठीक है। तो क्या मैं इस वेक्टर को इस बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5/2 i कैप प्लस 5√3/2 j कैप, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखूँगा सुंदर सा, बी वेक्टर इज 5/2 i कैप प्लस 5/2√3 j कैप। बहुत ही सुंदर। चलिए अब विचार करते हम लोग इस पे सी वेक्टर पे। तो सी वेक्टर के लिए आप फिर यहाँ पे आप ओरिजिन बनाइए, ऐसे ओरिजिन बना लिया मैंने। ये कैसे है जी, इस क्वाड्रेंट में है, ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे ओरिजिन बनाया। अब कौन सा एंगल हमें पता है, हमें ये वाला एंगल पता है ना 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा क्या है 120 है, और ये क्या है एंगल बाइसेक्टर, तो इसके क्या होगा 60 होगा। तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया, और हम लोग एंगल में ब्रेक कर देंगे। ये 5 है, तो इधर 5 cos 60, तो मैं क्या लिख दूंगा 5/2 लिख दूंगा, है ना। और इधर तो 5 sin 60, तो 5 sin 60 तो कितना हुआ था 5√3/2 हुआ था। तो इस वेक्टर को अब मैं कैसे लिख दूँ बताओ, तो सी वेक्टर कैसे आएगा बताओ, -5/2 i कैप, और ये तो इधर की तरफ देंगे ना, क्योंकि इधर नेगेटिव एक्स में है ना, तो नेगेटिव एक्स में तो मैं क्या लिखूंगा -i के साथ लिखूंगा, ठीक है। और ये तो पॉजिटिव y में ही है, तो मैं लिख दूंगा 5/2√3 j कैप, ठीक है ना। हमें तो क्या करना था, सबको ऐड करना था। रिजल्टेंट क्या था, इसका और इसका क्या था सम था। तो आप r निकाल लीजिए, सबका सम कर दीजिए, ठीक है, ऐड कर दीजिए। तो देखिए क्या क्या होगा, ये और ये क्या हो गया, खत्म हो गया बेचारा। तो रिजल्टेंट जो आएगा 5i कैप प्लस 5/2√3 तो क्या हो जाएगा ये 5√3 j कैप। सो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट। अब लेकिन अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे पता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है। अगर इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 10 आ गया ना तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। तो चलो अब मैग्नीट्यूड निकालने हमने आपको सिखाया है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो रूट कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं लिख दिया 5² प्लस 5√3 का स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करो आता है कि नहीं। 25 हो गया 5 के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया √3 के स्क्वायर क्या होगा, √3 के स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, और 5 के स्क्वायर क्या होगा जी 25 होगा। तो 25 × 3 क्या होगा 75 हो जाएगा, है कि नहीं, 75 हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका √100। तो कितना आ गया जी 10 आ गया। देखो तो यहाँ पे 10 आई बस में ना। अब इसमें क्या है कि ज्योमेट्री अगर हमारा दिमाग नहीं लग पा रहा तो हम शायद नहीं कर पाते। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको ज्योमेट्री आता है तो ज्योमेट्री को यूज़ करके निकालोगे तो जल्दी से आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये मेथड जो है ना हर जगह अप्लाई होगा, ऐसा नहीं जैसे है ना ट्रायंगल दो 3 वेक्टर में अप्लाई नहीं होगा, होता है ना। तो वो सब सारे रूल्स का क्या थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। अब 3 वेक्टर में अप्लाई कर सकते लेकिन 2 बार एडिशन करना पड़ेगा। लेकिन ये बताता है कौन सा मेथड जी, रिजोल्यूशन मेथड। रिजोल्यूशन मेथड बोलता है कि भाई सब सारे वेक्टरों को आप तोड़ के x और y में कर दो और सबको जोड़ दो, बस जैसे आपको जोड़ने आता है वैसे जोड़ दो। और जोड़ने के बाद फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड भी निकालने का तरीका आपको बता दिया गया, ठीक है ना। अगर आपको इस वेक्टर को दिखाना है मतलब ड्रॉ करना तो ड्रॉ भी कर सकते हो। लो कर दो ड्रॉ। कैसे करोगे ड्रॉ बोलो। सो आर वेक्टर विल बी आई की तरफ इधर की तरफ क्या होगा 5 और ऊपर की तरफ होगा इसकी तरफ कितना 5√3, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। देखो तो रिजल्टेंट ऐसे है कि नहीं है बताओ। रिजल्टेंट तो ऐसे ही है ना। हो गया। ये एंगल निकालना चाहते हो एंगल भी निकाल सकते हो। कैसे क्या आएगा ये tan थीटा। tan थीटा कैसे आएगा जी तो बताओ। tan थीटा आ जाएगा कितना, ये वाला लेंथ कितना 5√3 है, ठीक है ना। tan थीटा कैसे करते हैं हम लोग ay/ax करते हैं ना, ठीक है।
तो टेन थीटा क्या हो गया 5√3/5 मतलब क्या हो गया √3। तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री इस लाइन से बनाया एक्स एक्सिस के साथ। देखो तो इसमें हो रहा है कि नहीं, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस से देखो तो ये 60 डिग्री है कि नहीं। अरे आई बात समझे ना, देखो तो 60 डिग्री है यहाँ भी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं AXI + AYJ। ठीक है ना, ऐसे लिखा। तो इसमें हम लोग tan थीटा कैसे लिखते हैं AY/x। अगर आप tan थीटा = AY/x लिख रहे हो, इसका मतलब थीटा किसके साथ बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ एंगल आएगा। ठीक है ना, अगर tan थीटा आप AX/AY लिख रहे हो तो थीटा किसके साथ आएगा जी, वो y के साथ आएगा। तो अगर ऐसे वेक्टर लिखा है तो इससे आप एंगल निकाल सकते हो। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एज यूजुअल, जो कि बार बार हम लोग यही कर रहे हैं, आप बोर हो गए हो कि आप मुझे माफ़ करना, मेरी आदत है कि जब तक आत्मा की शांति नहीं मिलती तब तो मैं लिखते ही रहता हूँ। ठीक है ना, तो ये जनरल चीज़ है। ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। ओके, लिखिए इसको। तो चलिए हम लोग कंक्लूड थोड़ा सा करते हैं। मैंने बोला कि हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं किसी वेक्टर को ऐसे, ये थीटा है तो हम कैसे कैसे कंपोनेंट दिखा सकते हैं, तो ऐसे दिखा सकते हैं और ऐसे दिखा सकते हैं, सिंपल। अच्छा जी, ऐसे मैंने ब्रेक किया। ठीक है, अब देखो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसमें एक्स था और ये वाई था, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर आपका ऐसे था, ठीक है, थीटा। कंपोनेंट को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो हमें पता है कि वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो वेक्टर को आप यहाँ पे कर लो, इसको यहाँ पे कर लो और इसको यहाँ पे कर लो, तो वेक्टर ऐसा दिखने लगेगा। तो मैंने आपको जस्ट बताना चाहा कि कंपोनेंट को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए और देखिए वेक्टर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग बाई डायग्राम हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली तो बात है कि हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट AXI + AY जैसे कर सकते हैं। बाई डायग्राम हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब डायग्राम से हम लोग वेक्टर को दिखा सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि राइटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्सप्लिसिटली, मतलब वेक्टर कैसे दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग लिख के भी दिखा सकते हैं। और क्या है, यूजिंग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को यूज़ करके भी हम लोग वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है ना, और लास्ट में क्या लिखा है, यूजिंग कंपोनेंट, जो कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। यूजिंग कंपोनेंट मतलब क्या, AXI AYJ, ऐसे भी हम लोग वेक्टर को लिख सकते हैं। मतलब कुल मिला के 4 तरीके हैं वेक्टर का लिखने का जनरली। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख के दिखाते हैं एक बार। जैसे मान लो आप कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और कोई वेक्टर लिख रहा हूँ मैं ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है ना, अब मैंने बोला कि 5A की तरफ, ए वेक्टर की तरफ। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, 5A कैप लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया कि ये जो डायरेक्शन है ना A कैप है। मैंने बोला कि ये कोई वेक्टर है A और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 है। ये कोई वेक्टर है A और इसका मैग्नीट्यूड क्या है जी 5 है, तो किसकी तरफ होगा ये, तो A की तरफ होगा। अरे A वेक्टर किसकी तरफ होगा, A की तरफ होगा। सिंपल सी बात, ऐसे भी कर सकते हैं, A वेक्टर किधर होगा जी, तो A की तरफ होगा। तो देखो मैंने पहला तरीका क्या लिया कि एक डायग्राम से हम लोग इस वेक्टर को दिखा दिए, और ये वाला एंगल मान लो आप कि ये वाला एंगल 37 डिग्री है, ये वाला एंगल 37 डिग्री है। ठीक है ना, तो मैंने एक डायग्राम से आपको वेक्टर को दिखाया कि आप वेक्टर को ड्रॉ कर दो, एंगल दे दो और उसका डायरेक्शन दे दो। ठीक है ना, अब देखो तो एक तो पहला होगा कि डायग्राम से हम दिखा लिए। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, तो बाय डायग्राम तो हम लोग कर लिए। ठीक है ना, दूसरा तरीका क्या है कि हम राइटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग लिख के भी दिखा सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या लिख दूंगा 37 डिग्री। सिंपल, अगर 37 डिग्री लिखा हो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है। ठीक है ना, अगर आप मान लो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन यूज़ करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट है, ये साउथ है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और 5 37 डिग्री क्या लिखोगे जी, ईस्ट नॉर्थ लिखोगे कि नॉर्थ ईस्ट लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, नॉर्थ ईस्ट लिखोगे। ठीक है ना, 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट लिख दोगे। ठीक है ना, और इस वेक्टर का लिखने का तरीका क्या हो सकता है, तो मैंने बोला कि यूजिंग यूनिट वेक्टर। यूजिंग यूनिट वेक्टर मतलब क्या, देखो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया 5A कैप, ए की तरफ है तो 5A कैप हो गया। ठीक है ना, और क्या तरीका हो सकता है, 4 नंबर। ठीक है, मैंने बोला कंपोनेंट यूज करके, कंपोनेंट मतलब आप इसको ब्रेक करो कंपोनेंट में, तो इधर तरफ 5 cos 37 तो क्या आ गया 5 × 4/5 हो गया, मतलब ये हो गया 4, और इधर तरफ क्या होगा 5
ये क्या हो गया जी, 5 इंटू 3/5 मतलब ये हो गया 3। तो मैं इसी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, तो 4i प्लस 3j लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप मैंने जो लिखा आपको कि एक तरीका, दो तरीका, तीसरा, चौथा, ये चारों चीज़ क्या है, एक ही चीज़ है। मतलब इतना आपको कंप्लीट पीएचडी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि किसी वेक्टर को हम जैसे मन वैसे लिखने आना चाहिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा दिया रहेगा तो हम डायग्राम आपको ड्रॉ करना सिखा दिए, ठीक है। एक कैप वो तो सिंपल है, आप जिसकी तरफ है वो कैप लगा दो। और ये वाला हम लोग पहले ही क्लास में सीखे थे, ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन भी पहले ही क्लास में सीखे थे। तो इस इम्पोर्टेंट लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि आपको पता था ये लेक्चर बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसको अगर आप समझ गए अच्छे से तो आप सारे क्वेश्चन कर डालें और आपके सामने मैंने करके दिखाया। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि आप नोट्स बना लिए होंगे। उस नोट्स को बार बार रिवाइज करिए और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, जहाँ से मन वहाँ से आप क्वेश्चंस लगाइए। सारे क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस करके आप पूरा कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप कर लीजिए। और हाँ, रिविजन बहुत ही ज़रूरी है विद प्रॉपर नोट्स, पूरे प्रॉपर नोट्स के साथ आप रिविजन करते रहिए। ओके, सो इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज है जिंदाबाद, आप इसको फॉलो करिए, आप इस पर अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।